हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास अपनी शुरू हो गई थी जिसमें मैंने आपको अलजेब्रा के एक्स वाई वाले क्वेश्चंस के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करने सिखाए थे। अब वहाँ से अपना टॉपिक तो शुरू हो गया था। अब टॉपिक में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई वाले क्वेश्चन यानी अलजेब्रा वाले क्वेश्चन यानी बीजगणित वाले क्वेश्चन शुरू कैसे हुए, और आपको जब वो मानने में दिक्कत आ रही थी, आपको जब दिक्कत आ रही थी कि आप चीज़ों को, जैसे जो अंक गणित वाले क्वेश्चन थे वो तो लगभग कुछ बच्चे जैसे मान लो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन बीज गणित में बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है। सही बात। लेकिन अब बीज गणित को मैंने कल की क्लास में, यानी जो क्लास आज सुबह आपको मिली है ना, उस क्लास में मैंने आपको बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत तो कर दी। अब मैं उन चीज़ों से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इस क्लास में, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखना, जो अपनी क्लास थी पिछली वाली वो एक बार आप जरूर देख के आ जाना। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही थी ना कि कैसे शुरू करें, देखो इन क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं बच्चे। बहुत से बच्चे हैं जो देखते ही डर जाते हैं, और मेरी बात मानो, आपको देखते डर जाने के लेवल तक के भी क्वेश्चन है ना, वहां से कि आपको स्टार्टिंग से अब कोई नहीं सिखाता, आपको शुरू से कोई नहीं बताता, मैं वहां से भी आपको उठाते चलूंगा। मैं गुस्सा नहीं करता। गुस्सा मैं पिछली क्लास, एक क्लास थी पिछली, जो वीडियो था उसमें मैंने आपको, मैं उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि आप लोग चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थे। मेरा कहने का मतलब इतना ही होता है कि आप सीरियस लेके चलो, बाकी क्लास के टाइम पे बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझाने का वादा मेरा है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार आप लोगों के लिए। जैसे कि हाँ, बेसिक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। अब आपको सामने क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्वेश्चंस की विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी, अच्छे से दिख रहे होंगे। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, इतना तो चलेगा, और बाकी मैं आपको बताता रहूंगा, क्वेश्चन लिखाता रहूंगा। देखो, क्वेश्चन बहुत इजी, क्योंकि क्लास अभी शुरू ही तो हुई है। डायरेक्ट में आपको क्वेश्चंस बड़ी बड़ी देने लग जाऊंगा तो आप छोड़ के भाग जाओगे, और वो तो अलजेब्रा की, ये तो सिर्फ बेसिक है, शुरुआत है, तो ये तो करो कंप्लीट। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, 4a किसके बराबर है। देखो बहुत इजी था सवाल। कल की जो क्लास में मैंने आपको चीज बताई थी ना, ये वही चीज है, ये वही चीज है। देखो 4a किसके बराबर है, तो 4a क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कल, कि जब अपन 4 गुणे 2 करते हैं, एक सेकंड, स्टार्ट की क्लास जब स्टार्ट होती है तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखना, मैंने क्या सिखाया था आपको, जब 4 गुणा 2, नहीं 4 गुणा 2 नहीं, वो सिस्टम में थोड़ा रुकने की वजह से हो गया था, ये 4 गुणा a, जब ऐसे था, कल वाली क्लास अगर ध्यान से आपने देखी होगी ना, तो वह 4 गुणा a को 4a लिख सकता था। 4 गुणा x था तो मैं उसको 4x लिख सकता था। x गुणे y था तो मैं उसको xy लिख सकता हूं। तो अगर आपने पिछली क्लास में देख लिया हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो यहां से, इस क्वेश्चन से ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। अब चलता हूं मैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, संख्या x के 3 गुणे से 8 अधिक को निम्नलिखित में से किस रूप में निरूपित किया जा सकता है। पेन उठा लो, पेपर उठा लो, और इस चीज को करने की कोशिश करो। कल का टाइम बीत गया, कल की क्लास बता दी, और परसों का टाइम भी बीत गया जिसमें आपको थोड़ी डांट भी सुननी पड़ी थी, उसको भी अब भूल जाओ। अब आगे चलो, बहुत प्यार से पढ़ते रहोगे, बहुत प्यार से पढ़ाता रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन आप देखो कि संख्या x, मतलब एक संख्या बताया उसने, मैंने क्या बोला था आपको कि ये अपन को होते हैं मानने, जो x y z होते हैं ना वो अपन मानते हैं। तो
तो अक्ष संख्या अक्ष के 3 गुणे से 8 अधिक, ये जैसे जैसे बोला जाए ना वैसे वैसे करते जाओ। देखे संख्या अक्ष मतलब एक संख्या थी अक्ष के 3 गुणा, तो इसका 3 गुणा, इसको 3 से गुणा करेंगे। देखना बेसिक है तो बहुत बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं। 3 से गुणा करने से 8 अधिक, मतलब इतने से 8 अधिक, मतलब इसमें अपन कितने जोड़ देंगे 8। तो इसको किस रूप में निरूपित किया जाएगा? अगर इस रूप में यहां पे कुछ है क्या? नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, अक्ष को 3 से गुणे करोगे तो ये हो जाएगा 3 अक्ष और प्लस है 8। तो अपन इसको किस रूप में निरूपित करेंगे? 3 अक्ष प्लस 8। है क्या कहीं ऑप्शन 3 अक्ष प्लस 8? तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया? 3 अक्ष प्लस 8। मेरी इस क्लास का मकसद आप समझो, इस क्लास को करवाने का, आप मुझसे इस क्लास को करवाने का रीज़न क्या है वो आप समझो। ये इजी क्वेश्चन करवाना नहीं, एक्स वाई जेड कैसे लिखते हो, अलजेब्रा की शुरुआत कैसे करते हो, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आप करते हो नहीं करते हो, वो चीज़ें मेरा इसका कराने का बिल्कुल वही मकसद है। तो चलते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से कौन एक समीकरण है? आप अपने विवेक से ये क्वेश्चन करो कि इनमें से समीकरण कौन सा है। तो समीकरण है ये वाला, बराबर के निशान वाला समीकरण हो जाता है। जैसे 2y + 3 = 7 है, मतलब ये 2y + 3 = 7 है। y का मान मैं इसमें कितने रखूं कि 7 आ जाए? y का मान कितना? y का मान 2 रख दूंगा तो क्या 7 आ जाएगा क्या? यहाँ देखना, देखें 2 गुणे 2 + 3 = 7, 2 दूनी 4 + 3 = 7, तो 7 = 7 हो गया ना, मतलब ये एक समीकरण है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला, 2y + 3 = 7, ये है समीकरण। आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। 50 में से y के 7 गुणे घटाने को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मतलब ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाना है बस। 50 में से y के 7 गुणे को घटाना, मतलब 50 में से y का 7 गुना घटाना है। देखो आप इसको धीरे धीरे करते जाओगे ना तो आप इसमें खो जाओगे। देखना जैसे 50 है, 50 में से मतलब 50 में से घटाएंगे में से y का 7 गुना, y का 7 गुना, यही तो है ना। ये अभी तो आपको बार बार ये लिख रहा है y गुणा 7, आपको आप डायरेक्ट लिखने लगाओ, डायरेक्ट ही लिखने लग जाओगे। देखें 50 - 7y, बस ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हो गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत इजी सा सवाल है। बस इसमें क्या है, मैं आपको बोलूं इस क्लास में कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे अक्ष को कहाँ लिखेंगे, अक्ष को गुणांक में कैसे लिखेंगे, बस वही बेसिक से सवाल है। आप तो इसको क्लास को फटाफट से देख के निकल लो बस। आप इस क्लास के बाद जब समीकरण करोगे ना उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने कल क्या बोला था आपको, मेरी पहली क्लास होती है वो बहुत स्लोली, चाहे उसमें मैं 2 ही चीज़ें आपको बताऊं लेकिन इतनी गहराई से बताऊं कि आप उस चीज़ को एक बार सीख जाओ, उसके बाद कभी नहीं भूलो। दूसरी क्लास रहेगी वो उससे थोड़ी सी हार्ड, या फिर उसमें थोड़े से क्वेश्चन आ जाएंगे और वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। लेकिन तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते अपनी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और यही है मेरा करने का तरीका। पहली क्लास में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन वो स्लो नहीं चल रहा होता है, वो एक प्रोसेस होती है। मैथ पढ़ने की प्रोसेस ही वही होती है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद कभी मैथ को पढ़ते नहीं है, एक दिन में परेशान होके बैठ जाते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, सत्य या असत्य बताइए। तो सत्य या असत्य अपने को एक समीकरण दिया हुआ है कि मैं अगर अक्ष का मान रखूं 5, अगर मैं अक्ष का मान रखूं 5 तो समीकरण है 3 - अक्ष, उसका मान आना चाहिए 8। बात क्या है कि अगर मैं अक्ष का मान रखूं 5 तो मेरे पास जो समीकरण है ये वाला 3 - अक्ष बराबर, तो इजी सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। कैसे है सिंपल सा सवाल? क्यों? क्योंकि मैं आपको समीकरण लिख के बता देता हूं, 3 - अक्ष बराबर 8। अगला बोल रहा है कि अक्ष का मान 5 लिखो। याद है पिछली क्लास में बताया था कि ये जो चर चीजें होती हैं जो कांस्टेंट नहीं होती है, हिंदी में बताया था ना चर,
तो उसका मान नियत नहीं होता, या तो अगला देगा उतना अपने को लिखना है, या फिर कुछ भी हो सकता है उसका मान, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अक्स का मान रखो 5, इसने बोल दिया अक्स का मान 5 रखो। अब देखो जैसे 8 है, 8 का मान तो अगला क्वेश्चन में भी देगा, तो 8 का मान तो 8 ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बीजगणित वाले क्वेश्चन में क्या होगा, बीजगणित वाले क्वेश्चन में वो अपने हिसाब से इनके मान देगा। कंफ्यूज मत हो, मुझे पता है, मैं बस एक बार यहां से निकल गया ना, आपको ये बेसिक वाली चीज एक बार निकाल के सिखा के आगे निकल गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है आप वो पॉइंट जो मैं आपको पकड़ाना चाहता हूं वो आपने पकड़ लिया होगा और आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अक्स का मान मैं 5 रखूं, तो जब मैं अक्स का मान 5 रख ही लेता हूं तो 3 माइनस 5 बराबर क्या 8 होता है क्या रे? 3 माइनस 5 कभी 8 हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कथन असत्य। 3 में से तो 5 घटाओगे तो माइनस के 2 आएंगे ना, बताया था ना, याद है ना? जब जिसका निशान ज्यादा होगा, जैसे माइनस वाले का यह मान ज्यादा है तो आंसर अपना माइनस में आएगा। याद होगा, आपने पिछली क्लास ली होगी तो, और नहीं भी ली होगी तो ये बहुत बेसिक चीज है। ये दिख गया होगा आपको बड़ा बड़ा, तो अब इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा बड़ा बड़ा। किस संख्या के तिगुने में से 13 घटाना, उसको आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? कोई संख्या है, उसके 3 गुणे में से 13 को घटाना है, और उसके लिए जो समीकरण या फिर जो भी सेंटेंस, जो भी आपका इक्वेशन आती है वो लिखनी है बस, और क्या, वही लिखना है। तो देखो, किसी संख्या के, कोई संख्या है अक्स, मैं हूं जो हमेशा अक्स मान लेता हूं, लेकिन आपको पता है कि अक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हो। तो क्या हुआ रे? मैंने मान लिया अक्स का 3 गुणा, तो कितना हुआ? 3 अक्स। अब बार बार आपको वो गुणा 3 करके फिर वापस लिखने के लिए वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो 3 अक्स में से 13 घटाना है, ये लो 13 मैंने घटा दिया और ये मेरा आंसर आ गया। मैं ऐसे लिखूंगा इस चीज को कि किसी संख्या के 3 गुणे में से 13 घटाना है, तो ये कोई संख्या थी, उसके 3 गुणे, जिसका मान नहीं पता उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, उसका 3 गुणे में से 13 घटाना है बस। अगर अगला अपने को अक्स का मान दे देता तो वो लिख के उसको इससे गुणा कर देते, फिर माइनस कर देते, आगे सोल्व कर देते, लेकिन अभी वहां नहीं है अपन सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। मेघा की आयु वर्षों में अपनी पुत्री की आयु से 5 गुणे से 2 अधिक है। उम्मीद है, आशा है आप कर लोगे, आप लिख लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप पेन और पेपर लेके बैठे हो। मैं उम्मीद करता हूं आपने पेन चलाना शुरू कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपका पेन आपके लिए सही आंसर लेके आ रहा है, और आप उम्मीद करो कि मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखाऊं। चलो देखो, मेघा की आयु अपनी पुत्री की आयु से 5 गुणा से 2 अधिक है। तो उसकी पुत्री की आयु कितनी है? मान लो पुत्री की आयु P है, कुछ भी तो मान सकते हैं ना। तो मैंने उसकी पुत्री की आयु कितनी मान ली? P मान ली। अपनी पुत्री की आयु के 5 गुणा, तो उसकी पुत्री की आयु का 5 गुणा कितना हो गया? 5P, और उससे 2 अधिक है। 2 अधिक है किसकी आयु? मेघा की आयु। तो मेघा की आयु को मैं मान लेता हूं M। मेघा की आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुणा से 2 अधिक है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। चलूं मैं अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूं, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरे हुए मैं आगे चल लेता हूं। आओ जी। क्या हुआ? वापिस आओ। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक पेन का मूल्य 6x रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक पेन का मूल्य 6x रुपए है। क्या हुआ? ये तो कोई सवाल ही नहीं बना। क्या आ गया? ये एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक पेन का मूल्य 6x रुपए होगा, तो अपने को क्या है, अपन आगे बढ़ो,
कुछ नहीं है ये। अगर आगे सवाल दिया होता तो बात अलग थी। आगे आओ, ये क्वेश्चन करो आप। तो मैं पढ़ के बता दूं आपको एक बार। मनीषा की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 5Z वर्ष है तथा उसकी चाची की आयु 5Z-4 वर्ष है। ये क्या है? मतलब आपको इन क्वेश्चन में सिर्फ बताना ही है। जैसे मान लो ये था, ये कुछ नहीं था। जैसे एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य 6x रुपए, तो आपको इसका मतलब बताना है बस, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। क्योंकि बहुत लल्लू पंजू से तो क्वेश्चन है, बहुत इजी से तो क्वेश्चन है। तो इनमें इतना सोच विचार क्या करना। क्या था कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक पेन का मूल्य 6x रुपए, आपको क्या बताना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो पेन का मूल्य है ना, वो पेंसिल के मूल्य से 6 गुना है। बस आपको ये चीज क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते ही समझ आ जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, करवाने का मकसद ये है। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला तो यही था कि मनीषा की आयु Z वर्ष है। मान लो ये है अपनी मनीषा, ठीक है। मनीषा की आयु है Z वर्ष, उसके चाचा की आयु है 5Z वर्ष, चाचू, ठीक है, तथा उसकी चाची की आयु है 5Z-4 वर्ष। अब आप देखो, इन चीजों में आपको संबंध देखना है। कैसे? जैसे मनीषा की आयु थी Z वर्ष और उसके चाचा की आयु है 5Z, मतलब उसके चाचा की आयु उसकी आयु से 5 गुना है। समझ गए मेरी बात? मनीषा के चाचा की जो आयु है यानी उम्र है, वो मनीषा की आयु से 5 गुना है, और चाची की आयु मनीषा की उम्र के 5 गुना से 4 कम है। 5 गुना से 4 कम है। और आप ऐसी चीज़ों को ऐसे रोटेट करने लग जाओ, ऐसे घुमाने लग जाओ, इन चीज़ों को सीखने लग जाओ, तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। पावर प्ले में आपने बहुत रन्स बनाए हैं, ये मान लो। ये शुरू की जो क्लासेज होती है वो पावर प्ले होता है, और पावर प्ले में अच्छी शुरुआत मिल जाए, इसका मतलब स्कोर बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं शायरियाँ आपके लिए नहीं लाता, इसलिए मैं आपको बार बार समझाते समझाते ही समझाता रहता हूँ, समझाते समझाते ही समझाता रहता हूँ क्वेश्चंस। ओके, आ जाओ आगे। ऐसे घबराया मत करो किसी चीज़ से। आगे वाले क्वेश्चन पे आओ। यदि एक माचिस की डिब्बी में 50 तिल्ली हों, क्वेश्चन पढ़ो। अगर एक माचिस की तिल्ली में 50 अगर एक माचिस की डिब्बी में 50 तिल्लियां हो, तो माचिस की ऐसी n डिब्बियों के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी तिल्लियां होंगी? अरे तिल्लियों के सवाल तो कल ही तो किए थे आप लोगों ने। तिल्लियों वाले सवाल, एक डिब्बी में है 50, तो n डिब्बी में कितने हो जाएंगे? 50 गुना n। अरे हलवा है ये तो हलवा है। 50 n आंसर आ जाएगा ना इसका। तो 50 n डब्बियों के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या 50 n, ये रहा मेरा आंसर। इससे इजी और क्या दूं आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये फटाफट ये सवाल होके क्लास एंड हो जाएगी और आपको बहुत मजा आएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अमूल्य की वर्तमान आयु, अमूल्य किसी का नाम है, अमूल्य की वर्तमान आयु अमूल्य की वर्तमान आयु x वर्ष है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु थी। अमूल्य की आज आयु कितनी है? x वर्ष है, ठीक है। मान लो आज आपकी आयु है 21 वर्ष। आज से 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी रे? आज आप 21 के हो तो 5 साल पहले कितने की थी बताओ? 16 वर्ष। क्या किया आपने? 21 में से 5 को घटा दिया। अरे बस वही तो करना है। x है, x में से आप 5 घटा दो, ये मेरा आंसर आ गया, x-5। अमूल्य की आज की आयु है x वर्ष। x कितना भी हो सकता है, 21, 22, 23, 50, 100, 150 नहीं, 150 नहीं हो सकता ना। अरे हो सकता है, 150 बोलेगा ना मैथ में तो 150। आपको किसी की उम्र 500 वर्ष मानने के लिए बोलेगा ना, तो आपको 500 वर्ष भी मानना पड़ेगा। बस अगला क्वेश्चन में जो दे वो मान लो। तो आप देखो, अमूल्य की वर्तमान आयु है x, तो 5 वर्ष पहले उसकी कितनी थी? x में से मैं 5 घटा दूंगा, तो x में से मैंने 5 घटा दिया, तो यही मेरा आंसर आ गया। आया समझ? है ना इजी? एलजेब्रा बहुत इजी है, आप यहां से सीख गए ना, बहुत इजी है। और ये एलजेब्रा मैं आपको एलजेब्रा के लिए नहीं पढ़ा रहा,
ये अलजेब्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने आपके ये जो एडवांस मैथ के अलावा मैथ होती है ना एरिथमेटिक वाली, उस मैथ में आपके जितना काम आएगा ना उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। बहुत लंबा टॉपिक है अलजेब्रा, 15-20 दिन तक भी चला सकता हूँ मैं इसको, चला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अपन चलते हैं स्टेप से, और मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ आप 1 घंटा निकाल के अलग से आओ पढ़ो, ठीक है? बाकी आप अपनी चीज़ें पढ़ते रहो। आओ फिर अगले क्वेश्चन में से आओ। निम्नलिखित में से कौन 6 गुणा x निरूपित करता है? ये लो, वही जैसा सवाल, टाइम वेस्ट करना है क्या इस पर? नहीं करना ना तो फटाफट कर देता हूँ। 6 गुणा x मतलब 6x, बस एकदम सिंपल। मैं बहुत इजी सवाल लेके आया हूँ क्योंकि अभी दूसरी तो क्लास है ना इसकी। चलो, निम्न में से कौन एक समीकरण है? तो निम्न में से कौन एक समीकरण है, अगर आपको ये पता लगाना है तो क्या करोगे? कोई बता सकता है? निम्न में से कौन एक समीकरण है? समीकरण का मतलब सबसे पहले तो आप ये रखोगे ध्यान कि देखो, जिसमें अपने को कोई 2 साइड्स, किन्हीं 2 साइड्स को कंपेयर करना बताए ना, कंपेयर करके दोनों में तुल्य हैं दोनों साइड्स या बराबर हैं, तो वो चीज़ होती है समीकरण। बस आप एक बार इतना सा याद रखो, समीकरण क्या होता है? जब दोनों साइड्स को बराबर बताए ना तो वो होता है समीकरण। तो इसमें कुछ बराबर बता रहा है, नहीं बता रहा, तुल्य बता रहा है, नहीं बता रहा। इसमें चेक कर लो x, इसमें चेक करो x + 1, ये तो इधर तुल्य कहाँ बता रहा है? देखो x + 1, और दोनों साइड्स में मैं अगर -1 से कर दूं, -1 + 1 घटा दूं दोनों साइड में से, तो मैं घटा दूंगा, इससे ये कट जाएगा, तो x बड़ा हो गया -1 से, तो ये भी बराबर नहीं आ रही आपस में, ये भी बराबर नहीं बता रहा। सिर्फ एक ये बताएगा कैसे, x बराबर +1। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा और मेरा आंसर ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। आगे चलते हैं। यदि x का मान 2 हो, यदि x का मान 2 हो तो x + 10 का मान क्या होगा? x का मान 2 रखना है, बस x का मान रख दो 2 + 10, ये लो 12। क्या करना है? ये 2 यहां मुझे x की जगह रखना है, 12 मेरा आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे। यदि एक समषट भुज का परिमाप x मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले परिमाप, कोई भी आकृति लोगे, जैसे मान लो मैंने पहले आयत ले लिया, तो आयत का परिमाप क्या होगा? अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और वापस यहाँ आया, तो ये क्या हो गया? परिमाप। मतलब पूरी बाउंड्री का जो माप होगा वो होगा परिमाप। तो ये तो हो गया किसके लिए? आयत के लिए। अगर ये चीज मुझे समषटभुज के लिए चाहिए, तो षटभुज सबसे पहले क्या होगी? जिसकी 6 भुजाएं होंगी, षट मतलब 6, तो 6 भुजाओं वाला, और उसमें सभी भुजाएं बराबर हो गई, सभी भुजाएं बराबर हो गई। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 4 भुजाओं वाला होता और जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती, तो मैं जितनी चारों भुजाओं का माप मान लो 40 आ गया, मान लो 40 था परिमाप इसका, तो मुझे एक भुजा का चाहिए होता तो मुझे 4 का डिवाइड करना पड़ता, 4 से डिवाइड करता तो मेरे पास प्रत्येक भुजा का माप 10 आ जाता। बस वैसे इसी में करना है, वैसे मुझे इसमें करना है, इसमें मेरे पास आ जाता 10, ठीक है। अब इसमें करूंगा तो मेरे पास पूरा परिमाप मुझे कितना दे दिया उसने? x। मानने में क्या जाता है? अगला मानने के लिए बोल रहा है तो आपको तो मानना है। तो ये x इसका माप कितना भी हो सकता है, 60, 70, 100, 150, अपने को x रखना है। और पूरी भुजाएं कितनी थी? 6, तो x/6 मेरा आंसर आ जाएगा। x/6 को मैं x/6 भी लिख सकता हूँ। तो क्या ये सवाल भी मेरा हो गया? आ गया ये सवाल आपको? ठीक है ना, हो गया ये सवाल। तो चलता हूँ मैं अगले सवाल पे। एक सेकेंड, कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ सेव रह जाता है, इसलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आ जाओ, क्या है? किस समीकरण का एक हल x बराबर 2 है? नीचे 4 समीकरण दिए हैं, उन समीकरणों में से किसका हल x बराबर 2 आएगा? एकदम इजी सा सवाल, एकदम सिंपल सा सवाल। कैसे? देखो, x + 2 = 5 है, तो मैं ये समीकरण अगर सोल्व करने जाऊं, x + 2 = 5, अगर मैं इस समीकरण को सोल्व करने जाऊं तो x बराबर 5 - 2, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर 3। क्या x बराबर 2 आया? नहीं आया ना, मतलब ये ऑप्शन मेरा
नहीं होगा। अब अगले सवाल पे आ जाऊं। अगले सवाल पे जब आता हूं x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x बराबर 2 क्यों, ये इधर आ गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, x बराबर 2 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। किसका हल x बराबर 2 है, ये तो हो गया। अब देखो आगे, आगे चलो, आगे चलता हूं, ये भी करके देख लेता हूं मेरा क्या जा रहा है। तो ये क्या था, 2x बराबर 1 माइनस का 1, क्योंकि ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो गया, और x बराबर माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो x बराबर माइनस 1/2 आया। तो मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा मेरा। अगला चेक कर लूं, x बराबर 6 माइनस 3, क्योंकि ये इधर जाके इधर हो गया, x बराबर 6 माइनस 3, ये इधर से इधर जाते ही माइनस का हो गया, तो x बराबर 3। तो क्या ये भी मेरा आंसर आया, क्या नहीं, x बराबर 2 चाहिए था, तो मेरा आंसर B हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। चले अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला मेरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्णांकों x और y के लिए निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि योग की संक्रिया क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय मतलब उनका क्रम चेंज हो रहा है, बस आपको ये बताना है। तो क्रम किसमें, नीचे वालों में से किस किस में क्रम चेंज हो रहा है, x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, और एक इसका हो रहा है x गुणा वाई बराबर वाई गुणा एक्स। बाकी किसका हो रहा है, इसका भी हो रहा है x माइनस वाई बराबर वाई माइनस वाई, सभी का क्रम चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि इसमें ये भी तो बोला है योग, तो योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस, तो योग की अभिक्रिया क्रम विनिमय किसमें है, बस इसमें। क्रम विनिमय का आप मतलब रखो कि बस इसका इधर उधर ही चेंज हो रहा है। अब इसमें देखो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, x में y जोड़ो y में x जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बराबर ही है ना, एक ही बात। लेकिन इसमें x में से y घटाओ, y में से x घटाओ, आंसर अलग अलग आ सकता है ना, x का मान अलग है, y का मान अलग है, तो ये अलग वो आगे की चीज़ है। इसमें बस इतना ही बताना है कि क्रम विनिमय किसका है, क्रम किसका चेंज हो रहा है योग में, तो इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। किस समीकरण का पूर्णांकों में कोई हल नहीं है, हल करके देखो इसका, कि इसका पूर्णांकों में कोई हल नहीं है, मतलब इसका जो आंसर आएगा कौन से का पूर्णांक नहीं आएगा। आंसर निकालना तो आपको आता ही है, जैसे x बराबर 1 माइनस 1, माइनस 1 क्यों, ये प्लस वाला 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर इसका, सबके आंसर निकालते चलो। सबसे पहले x बराबर, ये तो इसका आंसर हो गया, x बराबर 3 प्लस 1 क्यों, ये इधर जाके, तो x बराबर 4, इसका भी आंसर आ गया। 2x बराबर 6 माइनस 1 क्यों, ये 1 इधर चला गया, तो 5 आ गया ना, तो 2x बराबर 5 और x बराबर 5/2। ठीक है जी, x बराबर 5/2। ये देखो ये है 1 माइनस 5 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब खुद डिसाइड कर लो किसका आंसर पूर्णांकों में आया है और किसका नहीं आया। सबने देख लिया होगा पूर्णांक, इनमें से कौन सा है पूर्णांक। पूर्णांक का सबको पता है पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक इनमें से कौन सा है, 0, 4, -4, ये पूर्ण अंक है। सभी प्लस वालों से लेकर सभी माइनस वालों तक सभी पूर्ण अंक होते हैं, लेकिन ये जो बटे वाले हैं जो पॉइंट में आ जाते हैं वो पूर्ण अंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C, 2x + 1 = 6। इसका हल पूर्णांक नहीं आने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजगणित में 1 गुणा b का अर्थ AB है। सबको बताया था मैंने, आपको क्या बताया था, a गुणा b लिखा हुआ है कहीं पे, उसको मैं AB लिख सकता हूँ। x गुणा y बताया था, उसको मैं xy लिख सकता हूँ। 2 गुणा x बताया था, उसको मैं 2x लिख सकता हूँ, बताया था ना। तो ये वही बात बोल रहा है कि बीजगणित में 1 गुणा b का अर्थ AB है, परंतु अंक गणित में 3 गुणा 5 का मतलब 35 है क्या, है क्या, आप बताओ। 3 गुणा 5, 5 × 3 = 15 होगा ना, तो क्या ये होगा क्या 3 गुणा 5 35, ऐसे 3 गुणा 5 है तो इसको 3 और 5 लिख दूंगा, नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर x को y को ऐसे लिख दिया, लेकिन बाद में मैंने तो आपको x का मान 1 दे दिया, y का मान 2 दे दिया, तो इसको आप 12 नहीं लिख सकते, 1 और 2, इसको भी 1 गुणा 2 ही लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, आगे समीकरण में देखेंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला,
ठीक है, ये यहाँ मैंने आपको क्या समझाया, फिर से बताऊं क्या, फटाफट से बता देता हूं तो ऐसे हो जाता है, निकल गया आपके दिमाग के ऊपर से। देखो अक्स गुणा वाई को मैं अक्स वाई तो लिख सकता हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको अक्स वाई दे दिया और अक्स का मान आपको 1 रखना है और वाई का मान आपको 2 रखना है। तो आप अक्स का मान तो 1 रखोगे और वाई का मान कितना रखोगे, 2। उस स्थिति में उसको आप 1 2 नहीं लिख पाओगे, उसको आप बीच में गुणे का निशान लगाओगे और उसका आंसर मेरा आएगा कितना, 2। बीजगणित में लिख सकते हैं, बस अक्स वाई लिख सकते हैं बीजगणित में, जहां अंकगणित आ गई वहां नहीं। आगे वाले सवाल को चलो, बीजगणित में अक्सर व्यक्त करते हैं, अक्सर मतलब अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स क्या व्यक्त करते हैं, ज्ञात राशियां, जो राशियां हमें पता होती हैं वो व्यक्त करते हैं क्या, नहीं। अज्ञात राशियां, जो राशियां हमें अज्ञात नहीं होती वो हमें व्यक्त करते हैं। निश्चित संख्याएं थोड़ी होती है, नहीं, तो इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला। चलो आगे, चर से तात्पर्य क्या होगा, चर का मतलब क्या होता है बताया था ना आपको, चर का मतलब इसका निश्चित मान है, ये होगा क्या, नहीं। अचर का होता है निश्चित मान, वह विभिन्न मान ले सकता है, चर का मान अलग अलग होते हैं, तो ये इसका आ जाएगा। यह विभिन्न मान नहीं ले सकता, ये भी नहीं होगा। ये केवल 3 ही मान ले सकता है, ये क्या बात हुई, ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा 10 माइनस अक्स का अर्थ है। तो 10 माइनस अक्स का अर्थ होता है 10 में से अक्स को घटाना, बस। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 10 को अक्स बार घटाया गया, नहीं। अक्स को 10 बार घटाया गया, नहीं। अक्स को 10 में से घटाया, अक्स को 10 में से घटाया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर 10 को अक्स में से घटाया, 10 को थोड़ी घटाया था अक्स में से, अक्स को घटाया था 10 में से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन इजी सा सवाल लग रहा है मुझे, तो आप कर लोगे, ये कर लोगे, इसका मतलब आपने पीछे जितना भी पढ़ा है वो आपको आ गया। सावित्री के पास अक्स रुपए थे, मैं पढ़ के पहले आपको दिखा देता हूँ, पहले आप पढ़ लो इसको, फिर छोटा कर दूंगा इसको। सावित्री के पास अक्स रुपए थे, उसने 1000 रुपए परचून की वस्तुओं पर खर्च कर दिए, 500 रुपए कपड़ों पर खर्च कर दिए, मतलब ये कहां कहां खर्च किए उसने यहां लिख दिए, और 200 रुपए उपहार के रूप में उसे मिल गए। अब उसके पास कितने रुपए बचे, आपको बस वो बताना है, बस सिंपल सी तो बात है रे। कितनी राशि शेष बची है, सारी चीजों को अक्स में से माइनस कर दो और जो प्लस हुई है उसको प्लस कर दो। टोटल कितने थे, मान लो आप 1500 रुपए लेके गए, 500 रुपए परचून की, 200 रुपए यहाँ, 200 वहां और 200 आपको कहीं से मिल गए। इसका मतलब आपने जो टोटल थे उसमें से सबको माइनस किया और जो आपको मिला उसको घटाया, जो आंसर आया वो आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें भी यही करना है, बस आपको ये एक अक्स दे दिया जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने ध्यान से क्लास नहीं ली है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। टोटल है अक्स, अक्स में से 1000 का उसने परचून ले लिया, 500 के उसने कपड़ों पे खर्च कर दिए फिजूल खर्ची, और माइनस 400 उसने कर दिए शिक्षा पे, शिक्षा पे 400 रुपए खर्च कर दिए शिक्षा, और उसके बाद 200 रुपए उसे उपहार मिल गए, 200 रुपए उसको उपहार में मिल गया। इधर इस साइड में कर देता हूं मैं इसको, ठीक है जी, ओहो साइड में कर दिया मैंने इसको, और मैं 200 रुपए यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब तो आप कर लोगे इसको, अब तो प्लस माइनस, देखो अक्स को तो रख दो अक्स का ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस वालों को आपस में जोड़ लो और निशान माइनस का ही रखो। तो माइनस माइनस वालों को जोड़ा मैंने, 1000 और 500 1500, 1500 और 400 1900, तो माइनस वाले तो कितने हैं 1900 और प्लस वाले हैं 200। तो 1900 में से 200 में घटाऊंगा, अगर माइनस और प्लस वाले निशान है साथ में तो दोनों को आपस में घटा दो, और जिसका निशान, जिस निशान वाली संख्या बड़ी है वो निशान आ जाएगा। कैसे, माइनस के 1900 में से 200 घटाऊंगा तो 1900 भी गए, 1800 भी गए, तो बचे माइनस के 1700। तो मेरे पास अक्स माइनस 1700 रुपए बचे, मेरे पास या सावित्री के पास, सावित्री के पास, तो मेरे पास बचे अक्स माइनस 1700। तो मेरा आंसर आ जाएगा अक्स माइनस 1700। आपको दिख रहा है तो ठीक, वरना आप समझ गए होंगे। तो करते हैं इस क्लास को खत्म। सवाल बहुत से करवा दिए, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इजी इजी आपका पूरा बेस क्लियर हो गया। अब आप अगर चाहो
तो अगली क्लास अपन बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, लंबे लंबे समीकरण सोल्व करेंगे, घुस जाएंगे इसके अंदर, लेकिन लिमिटेड तरीके तक। लिमिटेड बेसिक क्लासेज है, लिमिटेड घुसेंगे। 5 बजे वाली क्लास में पूरी एलजेब्रा को क्लियर करेंगे। अब देखो, मैं जाते जाते आपको 2-4 बातें बोल देता हूँ। अगर आपने क्लास लेके आप थक गए हो तो आप वीडियो को यहीं क्लोज कर सकते हो। जिसको मेरी बातें सुननी है वो यहाँ रुक जाएगा 1 मिनट के लिए और वो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हो सकता है जब मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ तो मैं आपका एंटरटेनमेंट कुछ कम करता हो, या फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करता हो। मैं सारे दिन पढ़ाई की, क्योंकि जो 1 घंटे में पढ़ा के जाता हूँ उसमें मैं या तो आपको मोटिवेशन वाली चीज़ें बोलता होगा, या मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बोलता होगा मैथ से, या फिर कभी मैं आपको डांट देता होगा, या फिर आपको बोलता होगा ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं करवाता। एंटरटेनमेंट के लिए आप टिकटॉक देख सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ आते हो, आप बिल्कुल बचपन से पढ़ने के लिए आते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इस क्लास को मिस मत करो। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ये क्लासेस आप मिस मत करो। आप पीछे की क्लास, जैसे आज वाला वीडियो है ना, तो पीछे वाला वीडियो, पीछे वाली क्लास आप देख के आओ। और ये क्लास आपके लिए बेसिक के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं डांटता नहीं हूँ, मैं प्यार से ही पढ़ाता हूँ। कभी कभी गुस्सा निकल जाता है, वो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ उसके बावजूद। और गुस्सा इस बात का कि आप क्लासेस को शेयर करो। मुझे 1000 बच्चों के एक ग्रुप चाहिए, जो मेरे स्टूडेंट, जैसे यहाँ मैं 1000 बच्चों को, 500 बच्चों को पढ़ाऊँ सामने बैठ के, मुझे ऐसे लगना चाहिए कि ये मेरे 1000 स्टूडेंट मेरे साथ रोज़ आते हैं, रोज़ मेरी क्लास के लिए वेट करते हैं और रोज़ मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 701444999473। मैं यहाँ लिख दूँगा 70144, लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद रह जाए। देखो, अपना व्हाट्सअप नंबर है 70144999473। तो ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हो, कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो तो। उसके अलावा अपना इंस्टाग्राम हैंडल है UPSC by हैंड्स। यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, अपने नोट्स देख सकते हो, अपनी क्लासेस देख सकते हो, नोट्स परचेज कर सकते हो। और अपना यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल से ज़्यादा ये अपना इंस्टीट्यूट है, ये अपना इमोशन है, ये अपनी क्लासेज हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करो। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ तीनों जगह में से किसी भी एक जगह पे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ अलग चीज़ चाहिए ना, जैसे आपको कुछ भी ज़रूरत है, तो आप मैसेज करो, आप हमें बोलो कि आपको क्लासेज में ये टॉपिक्स की ज़रूरत है और आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हो। ठीक है जी। उसके अलावा तो मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता। ये क्लास कल की क्लास में जब आओ तो देख के आना। हो सकता है आज वाली क्लास फिक्स 2 बजे नहीं अपलोड हुई हो, लेकिन आज के दिन में ये क्लास अपलोड हो रही है। टाइमिंग मुझे भी पता है 2 बजे ही होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे 2-3 दिन का जो गैप लग गया ना, उसकी वजह से मैं 1-2 क्लास एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ। वो आप लोग अब तो सिस्टम से चलेंगे ही, 2 बजे सारी क्लासेज चलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जोश को कम मत होने दो। इस क्लास में आते हो तो जो जोश, जो नयापन आप लेके आते हो, वो नयापन अपना कम मत होने दो। उस चीज़ के साथ लगातार लगे रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।